Hello everyone, welcome to Minology. Today we are going to discuss about the Mines Act 1952, chapter number 2. तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या है और चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है। तो चैप्टर नंबर 2 में है इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स। इंस्पेक्टर कौन है? वही जो चीफ इंस्पेक्टर है और हमारा रीजनल इंस्पेक्टर है, जिसका हम डेफिनेशन में पढ़े थे। और सर्टिफाइंग सर्जन कौन है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 से 11 तक का सेक्शन है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखते हैं हम सेक्शन 5, चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन नंबर 5 का पहला पॉइंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट सच ए पर्सन as possesses the prescribed qualifications to be chief inspector of mines for all the territories to which this act extends, and such person as possesses the prescribed qualifications to be inspector of mines subordinate to the chief inspector, ठीक है। इसका मतलब क्या बोल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट क्या है? आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ नोटिफिकेशन निकलता है ऑफिशियल गैजेट और उसमें लिखा होता है राजपत्र। वही बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब पब्लिश करेंगे ऑफिशियल गैजेट, उसी में ही अपॉइंटमेंट होगा। किसका होगा? चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर का होगा, ठीक है। आप कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। अपॉइंट सच ए पर्सन आज पोजेसेस द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस, मतलब किसको अपॉइंट करेगा? किसी को भी तो नहीं कर सकता है ऐसे ही मन मर्जी में। चीफ इंस्पेक्टर मतलब जो कि हमारा डीजीएमएस होता है, डीजी। और इंस्पेक्टर मतलब रीजनल इंस्पेक्टर, जैसे कि हमारा रीजनल इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या हमारा क्वालिफिकेशन है? मिनिमम 10 साल एक्सपीरियंस होगा और 5 साल का मैनेजर का एक्सपीरियंस होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। जो भी है जिसका भी वैसा क्वालिफिकेशन होगा तो उसको ही हम अपॉइंट करेंगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, ठीक है। और इधर लिखा गया है टू बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस फॉर ऑल द टेरिटोरीज। टेरिटोरीज क्या है? मतलब पूरे इंडिया के लिए, मतलब इंडिया का सीमा जहां तक है उसको टेरिटोरीज बोलते हैं, पूरा हमारा कंट्री इंडिया, ठीक है। टू हुइच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, जहां तक कि पूरा माइंस एक्ट लागू होता है वहां तक, ठीक है। एंड सच पर्सन्स आज possesses the prescribed qualifications to be inspector of mines subordinate to the chief inspector। मतलब सबऑर्डिनेट मतलब क्या है? इंस्पेक्टर का नीचे वाला पद। चीफ इंस्पेक्टर के अंडर में रहेंगे इंस्पेक्टर, ठीक है। उनका भी जिसका भी मतलब प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगा उनको भी अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नो पर्सन shall be appointed to be chief inspector or an inspector or have been appointed shall continue to hold such office who is becomes directly or indirectly interested in any mine or mining rights in India, ठीक है। इसको क्या मतलब क्या बोल रहा है? नो पर्सन मतलब नो, नथिंग, नॉट, ऐसा जहां पे भी माइंस एक्ट में देखेंगे तो समझ लेना कि वो पूरा सेंटेंस ही नेगेटिव में लिखा गया है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड, कोई भी ऐसा व्यक्ति अपॉइंट नहीं होगा चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के जगह में जिसका क्या हो, हु बिकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन माइन और माइनिंग राइट्स इन इंडिया, मतलब जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्ट होगा कौन, मतलब कोई माइन में या फिर माइनिंग राइट्स में, ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? मतलब खुद का माइंस होगा तो वो चीफ इंस्पेक्टर नहीं हो पाएगा। इनडायरेक्टली मतलब क्या है? खुद का नहीं होकर वो माइंस का ओनर उसका बीबी को बना दिया, उसका भाई को बना दिया, उसका साला को बना दिया, ठीक है, वो है इनडायरेक्टली। तो वो भी डीजी मतलब वो चीफ इंस्पेक्टर नहीं बन सकता या फिर इंस्पेक्टर नहीं बन सकता है। बनने से क्या होगा? फायदा उठाएगा, ठीक है। जो हमारा उसका जो काम है डीजीएमएस का, सेफ्टी जैसे देखता है जनरल सेफ्टी, वो सेफ्टी नहीं देखेगा, ठीक है, इसीलिए वो नहीं बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 3 नंबर पॉइंट। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एन इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या बोल रहा है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो हमारा इंस्पेक्टर का काम और ड्यूटीज मतलब ड्यूटीज कर सकता है। कैसे करेगा? अगर उसको कुछ जनरल और स्पेशल ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिला हो, ठीक है, तो वो उसका पावर बढ़ जाएगा और इंस्पेक्टर का पावर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट nothing in this subsection shall be deemed to empower a district magistrate to exercise any of the power conferred by section 22, 22A और 61। मतलब इधर देखिए क्या लिखा गया, प्रोवाइडेड दैट, इसका मतलब क्या है? परंतु, परंतु नथिंग, नथिंग इन दिस सबसेक्शन, ठीक है। इसका जो मीनिंग है मैं आपको बता देता हूँ पूरा हिंदी का मीनिंग। परंतु इस सबसेक्शन में की गई किसी भी बात से यह ना समझा जाएगा कि सेक्शन 22, 22A और सेक्शन 61 द्वारा दी गई शक्तियों में से किसी का प्रयोग करने के लिए
किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एम्पावर करती है। मतलब ये तो लिखा गया है 3 नंबर पॉइंट में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देंगे तो इंस्पेक्टर का पावर ड्यूटीज वो कर सकता है, लेकिन ये 3 सेक्शन का पावर उसको मिला नहीं। ठीक है, तो ओनली ये जो सेक्शन 22, 22A और 61 ये ओनली किसके पास है? चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4 नंबर पॉइंट, द चीफ इंस्पेक्टर एंड ऑल इंस्पेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860। क्या बोल रहा है? इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर जो भी है सब लोग पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, मतलब किसके अंतर्गत है? पब्लिक सर्वेंट। इंडियन पेनल कोड 1860 मतलब भारतीय दंड संहिता के अंदर ये सब लोग पब्लिक का सर्वेंट ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा लिखा गया है, इसको याद रखिए, इसका क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, हर एक चैप्टर के बाद ऐसा कुछ शॉर्ट नोट्स दिया गया है, मतलब जो कि एग्जाम में टाइम में रिवीजन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप कोई भी हो, मतलब पढ़ रहा है, अभी मेरा वीडियो पढ़ रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट possessing prescribed qualifications with defined jurisdiction। यही पॉइंट याद रखिए, अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सच पर्सन कैन नॉट होल्ड एनी इंटरेस्ट और राइट इन माइंड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है? वही जो अभी बताया था, मतलब जो भी चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बनेगा वो लोग, वो कैन नॉट होल्ड एनी इंटरेस्ट, वो कोई इंटरेस्ट नहीं रख सकता है माइंस और इंडिया की कोई भी माइंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ एन इंस्पेक्टर एक्सेप्ट दोज पावर्स कॉन्फर्ड इन सेक्शन 22, 22A एंड 61। ठीक है, सारा पावर दे देगा, लेकिन ये 3 सेक्शन का नहीं देगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। सीआई और आरआई मतलब क्या है? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर विल बी पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड 1860, 45 ऑफ 1860। हमारा ऐसा 35 ऑफ 1952 है, ऐसा ही 45 ऑफ 1860 है। सेक्शन 22 क्या है देख लेते हैं, ये जो 3 सेक्शन का बात चल रहा था। पावर ऑफ इंस्पेक्टर्स व्हेन कॉज ऑफ डेंजर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अगेंस्ट एग्जिस्ट और व्हेन एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन इज डेंजरस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मतलब अभी तो याद ही रखिए। ठीक है, सेक्शन 22A क्या है? पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टन केसेस एंड 61 क्या है? बाइलॉज है। ठीक है, एमसीक्यू करते हैं। ये तो फर्स्ट मेरा जो वीडियो आया था उसमें तो 50 तक क्वेश्चन था, अभी तो सेकंड चैप्टर है तो 51 से स्टार्ट किया हूँ, तो टोटल कितना एमसीक्यू है पूरा सेशन में पता चलेगा। चैप्टर 2 सेक्शन 5 to 11 ऑफ माइंस एक्ट डील्स विद। ये देखिए, कभी भी गलती ये नहीं करना है कि ये जो सेक्शन चैप्टर 2 है हमेशा हमको लगता है कि ये तो चीफ इंस्पेक्टर का है। ठीक है, इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर हम बता देंगे, लेकिन ये गलत है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इंस्पेक्टर्स एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स, ये होगा सही आंसर। एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इज अपॉइंटेड बाय, बताइए क्या है, कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं तो मैं जो बोला था नोटबुक उठा लीजिए और क्वेश्चन नंबर देके जो आपका जो आंसर है वो लिखते चलिए, देखिए लास्ट में कितना सही हो रहा है। इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ऑफिशियल गैजेट में लिखा हुआ था, इसका आंसर ये होगा। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी डैश और हैव बीन अपॉइंटेड shall continue to hold such office who is becomes directly or indirectly interested in any mine or mining rights in India। क्या होगा आंसर? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, ए होगा आंसर। और तो बाकी देख लेते हैं। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, आप, मैं भी अभी बोला था कि इसका आंसर होगा ए। मतलब देखिए कैसा, मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया है कि कोई भी आदमी हो तो रॉन्ग आंसर करके आ जाए, तो सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए। आरआई जो है वो क्या है? इंस्पेक्टर है। डायरेक्ट डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी डीडीएमएस, वो भी इंस्पेक्टर है। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी और डीजीएमएस चीफ इंस्पेक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा? ई।
ऑल द अबव। इधर इधर देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर देख लेते हैं। ई। चीफ इंस्पेक्टर कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। एंड रीजनल इंस्पेक्टर कौन है? डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है। द चीफ इंस्पेक्टर एंड ऑल इंस्पेक्टर्स आर डीम्ड टू बी डैश विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पेनल कोड 45 ऑफ 1860। ये क्या होगा? मैजिस्ट्रेट्स, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, सिविल जज, पब्लिक सर्वेंट्स, नॉन ऑफ दिस। पब्लिक सर्वेंट होगा, अभी तो पढ़े थे। डी होगा आंसर। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। When district magistrate exercise the powers and perform the duties of an inspector, which powers are conferred upon the district magistrate by central government? ऑप्शन देखिए। पावर अंडर सेक्शन 23, पावर अंडर सेक्शन 22A, पावर अंडर सेक्शन 61, पावर अंडर सेक्शन 22, और ऑप्शन ई में है बी, सी और डी। लिखा है which powers are conferred upon district magistrate। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 22, 22A एंड 61, ये तीन तो नहीं दिए। गलती से ये मत मार देना, ये तो रॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 23, जो कि दे दिए है। ठीक है, जिसका पावर मिला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं ए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन के लिए बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, देख लीजिए सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 6, फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर्स। The chief inspector may, with the approval of central government and subject to such restriction or conditions as he may think fit to impose by order in writing, authorize any inspector named or any class of inspectors specified in the order to exercise such the power of the chief inspector under this act, other than those relating to appeals, as he may specify। इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब बोल रहा है कि चीफ इंस्पेक्टर में विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर चीफ इंस्पेक्टर उसका कुछ पावर, जो हमारा इंस्पेक्टर है या फिर एनी क्लास ऑफ इंस्पेक्टर है। क्लास ऑफ इंस्पेक्टर का मतलब क्या है? मतलब जैसे हो गया कि इंस्पेक्टर मैकेनिकल और इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, ऐसा हो गया। तो ये जो इंस्पेक्टर है, इन लोग को, ये एक क्लास का हो, एक क्लास का इंस्पेक्टर को, या फिर कोई ओनली वन इंस्पेक्टर को, जो कि रीजनल इंस्पेक्टर होता है। ये ओवरऑल मतलब ये एरिया का ओवरऑल वही देखेगा। ठीक है, उसको ऐसा उसका पावर डिलीवर कर सकता है। ऐसा क्यों करेगा चीफ इंस्पेक्टर? क्योंकि वो तो खुद जाके हर जगह में पूरा इंडिया जाके घूम नहीं सकता ना। चीफ इंस्पेक्टर इंडिया में एक ही है, जो कि हमारा डीजे मतलब डीजी है, डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, इसीलिए वो सारे इंस्पेक्टर को अपना पावर डिलीवर करेगा, जैसे कि काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अदर देन दोज रिलेटिंग टू अपील्स, लेकिन अपील का पावर वो डिलीवर नहीं करेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिए, अदर देन दोज रिलेटिंग टू अपील्स, ये चीफ इंस्पेक्टर को डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखिए। द इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज बाय एनी इंस्पेक्टर named or any class of inspector specify in the order of any power conferred on inspectors under this act। इसका मतलब ये बोल रहा है, द चीफ इंस्पेक्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज बाय एनी इंस्पेक्टर। अगर देखिए वो पावर तो दे दिया, लेकिन वो अगर इंस्पेक्टर फिर से चीफ इंस्पेक्टर चाहेगा तो फिर से ऑर्डर देकर, ऑर्डर इन राइटिंग, फिर से राइटिंग में ऑर्डर देकर प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट कर सकता है उसी पावर को। एक बार ऐसा पावर दे दिया तो दे दिया, उसको रिटर्न नहीं ले पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो फिर भी रिटर्न ले सकता है, उसको प्रोहिबिट कर सकता है, मतलब बंद कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, वो आगे जैसे वो पावर का यूज नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे पॉइंट नंबर 3। Subject to the other provisions contained in this section, the Chief Inspector shall declare the local area or areas within which, or the group or class of mines with respect to which Inspector shall exercise their respective powers। मतलब क्या बोल रहा है इधर? चीफ इंस्पेक्टर जो है वो डिक्लेयर करेंगे लोकल एरियाज और एरियाज विद इन व्हिच। ठीक है, मतलब जो इंस्पेक्टर का पावर कहाँ पे लागू होगा, वो एरिया को डिफाइन कौन करेगा? चीफ इंस्पेक्टर। जैसे कि कोई रीजन का रीजनल इंस्पेक्टर ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मतलब वो जो रीजन को डिफाइन कौन किया? चीफ इंस्पेक्टर डिफाइन किए कि उनके अंडर में कौन सा माइंस रहेगा।
ठीक है, वही बात बोल रहा है। या फिर ग्रुप और क्लास ऑफ माइंस, मतलब ग्रुप और क्लास मतलब कैसा होता है, ग्रुप मतलब ए ग्रुप बी ग्रुप ऐसा होता है। हम आगे जाएंगे जो एनवायरमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तब ये सब ग्रुपिज्म पढ़ेंगे, माइंस का कैसा होता है क्या होता है। और द क्लास ऑफ माइंस, क्लास उस हिसाब से डिवाइड किया होगा क्लास के हिसाब से, तो वो सब लेके चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे कि इंस्पेक्टर के अंडर में उनका जो पावर लागू होगा इंस्पेक्टर का, वो कौन सा एरिया में होगा, उसको डिफाइन कैसे करेंगे क्या करेंगे। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। Chief Inspector, with the approval of central government, can delegate some of its power and functions to inspector with required restrictions and conditions। मतलब restriction और condition रखते हुए चीफ इंस्पेक्टर उनका पावर को इंस्पेक्टर को ट्रांसफर करेंगे विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कैन नॉट डेलीगेट इट्स फंक्शन एंड पावर रिलेटिंग टू अपील टू चीफ इंस्पेक्टर। मतलब सारे पावर तो डिलीवर करेंगे लेकिन अपील के रिलेटेड पावर डिलीवर नहीं करेंगे इस एक्ट के अनुसार। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर कैन ऑल्सो प्रोहिबिट और रेस्ट्रिक्ट एनी पावर ऑफ इंस्पेक्टर आफ्टर मेकिंग एन ऑर्डर इन राइटिंग। ठीक है, अगर देखिए इधर जो पहला पॉइंट में जैसा बताया गया है कि उनका जो पावर वो इंस्पेक्टर को ट्रांसफर किए, लेकिन फिर वो प्रोहिबिट उसको मना कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मतलब राइटिंग में ऑर्डर देकर इंस्पेक्टर का पावर वो वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर विल बी डिसाइडेड बाय चीफ इंस्पेक्टर। मतलब इंस्पेक्टर के अंडर में कौन सा क्या क्या फंक्शन होगा उनका और उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ रहेगा, ये सब चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं 56। चीफ इंस्पेक्टर ऑथराइज एनी इंस्पेक्टर named or any class of inspector specified in the order to exercise such of the powers of the dash under this act other than those related to dash। मतलब क्या बोल रहा है इधर, पावर ऑफ द डैश मतलब किसका पावर ट्रांसफर करना है इंस्पेक्टर को। ठीक है, इधर इंस्पेक्टर लिखा हुआ है, किसका पावर ट्रांसफर करना है, चीफ इंस्पेक्टर का पावर ट्रांसफर करना है। लेकिन अदर देन दोज रिलेटेड टू क्या होगा, कौन सा पावर वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, रिलेटिंग टू अपील्स। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, गलती से भी इधर 22 है एंड 61 मत लगा देना। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का था, सही है सी आंसर। 57 देखते हैं। अंडर द माइंस एक्ट द डैश shall declare the local areas within which or the group of mines with respect to which inspector shall exercise their respective powers। अंडर द माइंस एक्ट द डैश शैल डिक्लेयर, कौन डिक्लेयर करेगा, मैं बताया था अभी। इंस्पेक्टर का कहाँ पे पावर होगा, कहाँ पे जुरिस्डिक्शन होगा, तो उसका जो फंक्शन होगा इंस्पेक्टर का कौन, ये सब कौन डिक्लेयर करेगा, द चीफ इंस्पेक्टर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, इधर देखिए चीफ इंस्पेक्टर, बाकी इधर और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो बी ही होगा। डी देख लेते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर, ये तो इंस्पेक्टर ही है, तो बी आंसर सही होगा। आंसर देखते हैं, आंसर बी है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या है, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ माइंस। मतलब इंस्पेक्टर का क्या क्या पावर रहेगा माइंस में वो डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में। देखते हैं, द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में मेक सच एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी as he thinks fit in order to ascertain whether the provision of this act and the regulation rules and bylaws and of any orders made thereunder are observed in the case of any mine। इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो क्या करेंगे, एग्जामिनेशन कर पाएंगे, इंक्वायरी कर पाएंगे, आज ही थिंग्स फिट, वो जैसा भी सही सोचे उसी हिसाब से एग्जामिनेशन एंड इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, और आसर्टन मतलब क्या है इधर, इन ऑर्डर टू आसर्टन, इसका मतलब इन ऑर्डर टू मेक श्योर, आसर्टन का मतलब है मेक श्योर, वेदर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, मतलब वो श्योर हो गए कि ये जो एक्ट का जो प्रोविजन है ये माइंस में लागू हो रहा है कि नहीं, रेगुलेशन लागू हो रहा है कि नहीं, रूल लागू हो रहा है कि नहीं, बाइलॉज लागू हो रहा है कि नहीं, एंड एनी ऑर्डर्स मेड देयर अंडर आर ऑब्जर्व इन केस ऑफ एनी माइन। मतलब और कुछ ऑर्डर दिया गया है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा कि किसी के भी द्वारा जो ऑर्डर है वो लागू हो रहा है कि नहीं, ये सब चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर एग्जामाइन एंड इंक्वायरी कर पाएंगे। ठीक है, उनका एक पावर था। तो बी बी पॉइंट में देखेंगे, with such assistance if any as he thinks fit inspect and examine any mine or any part thereof at any time by day or night। क्या मतलब क्या है, दिन हो या रात हो, at any time by day or night with such assistant, उनका असिस्टेंट वो जिसको भी लेना चाहेंगे। ठीक है, इफ एनी as he thinks fit, जिसको जो भी सही लगेगा उनका असिस्टेंट के लिए, वो इंस्पेक्शन एंड एग्जामिन करने के लिए वो उसको साथ लेके जाएंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड
उसी में है प्रोवाइडेड दैट द पावर कन्फर्ड बाय दिस क्लॉज शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन सच ए मैनर एज अनरीजनेबली टू इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट द वर्किंग ऑफ द माइंड। परंतु प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या है, परंतु द पावर कन्फर्ड, ठीक है, पावर कन्फर्ड का मतलब क्या है, गिवन, द पावर गिवन दिस बाय दिस क्लॉज शैल नॉट बी एक्सरसाइज इन सच ए मैनर एज अनरीजनेबली टू इम्पीड, इम्पीड का मतलब है डिले और ऑब्स्ट्रक्ट या फिर रोकेंगे, डिले करेंगे या फिर रोकेंगे कोई भी काम चल रहा है माइंस का अनरीजनेबली, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है, उनका मन मर्जी नहीं कर सकते, ठीक है, उनको पावर तो दिया गया है लेकिन वो मन मर्जी भी नहीं कर सकते, ये भी एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। सी पॉइंट देखेंगे, एग्जामाइन इनटू एंड मेक इंक्वायरी रेस्पेक्टिंग द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ एनी माइंड और एनी पार्ट देयर ऑफ। वो क्या करेंगे, इंक्वायरी और एग्जामिन करेंगे, वही जो ऊपर लिखा हुआ था उधर ही लिखा है, सेम लिखा हुआ है, ठीक है। द स्टेट एंड कंडीशन ऑफ एनी माइंड, ठीक है, क्या कंडीशन है माइंड्स का वो एग्जामिन और इंक्वायरी करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे, उसका कुछ पार्ट का भी एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे कि वेंटिलेशन ऑफ द माइंड, द सफिशिएंसी ऑफ बाइलस फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू द माइंड एंड ऑल मैटर्स एंड थिंग्स कनेक्टेड विथ और रिलेटिंग टू द हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर। हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के रिलेटेड कोई भी बात का मतलब कोई भी चीज का वो एग्जामिन और इंक्वायरी कर सकते हैं ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइंड। एम्प्लॉय जो है उनका हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर ये सब कुछ सही है कि नहीं, वो सब वो एग्जामिन एंड इंक्वायरी करेंगे एंड टेक वेदर ऑन द प्रिसेंट ऑफ द माइंड। अच्छा वो बोल रहा है कि मतलब ये प्रिसेंट मतलब क्या है, बाउंड्री, ठीक है, मतलब माइंड के बाउंड्री के अंदर वेदर ऑन द प्रिसेंट ऑफ द माइंड, माइंस के बाउंड्री के अंदर जो भी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं वो सब करेंगे, एग्जामिन और इंक्वायरी करेंगे। उसके साथ लिखा हुआ है और एल्सवेयर स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन व्हिच ही मे कंसीडर नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। और उसके साथ क्या कर सकते हैं, एल्सवेयर स्टेटमेंट्स, अगर किसी भी व्यक्ति का स्टेटमेंट वो मतलब जानना चाहेंगे कि स्टेटमेंट उनको चाहिए किसी भी व्यक्ति का, तो वो उसको भी मतलब उसका स्टेटमेंट भी ले सकते हैं एज व्हिच ही में कंसीडर नेसेसरी, ठीक है, अगर नेसेसरी उनको लगता है तो उनका वो स्टेटमेंट स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट उसका होगा, ठीक है, डी पॉइंट देखते हैं, एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ रेगुलेशन बना है एक्सरसाइज सच पावर्स, वही सब पावर वो देखेंगे कि लागू हो रहा है कि नहीं या फिर लागू करेंगे। एक्सरसाइज सच अदर पावर्स आज में भी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से उसको भी पावर को भी लागू करेंगे। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड अंडर दिस सबसेक्शन टू आंसर एनी क्वेश्चन और एनी स्टेटमेंट टेंडिंग टू इंक्रिमिनेट हिमसेल्फ। इंक्रिमिनेट मतलब क्या है, इंक्रीमेंट मतलब है गिल्टी ऑफ क्राइम, मतलब दोषी, जैसे कि वो खुद को दोषी दोषी समझेगा या फिर उसको दोषी समझा जाएगा, ठीक है, इसका मतलब मैं ऊपर आपको बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है कि परंतु इस सबसेक्शन के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने या कोई ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इधर देखिए, कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब क्या है, फोर्स, ठीक है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड मतलब किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता इस सबसेक्शन के अधीन, या फिर स्टेटमेंट देने के लिए भी फोर्स नहीं किया जाएगा जिसकी प्रवृत्ति उसे अपराध में फंसाने की हो, ठीक है, मतलब अपराध में फंसाने के लिए उसको ऐसा कोई स्टेटमेंट के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2 नंबर पॉइंट, द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में इफ ही हैज रीजन टू बिलीव as a result of any inspection, examination or inquiry under this section। अगर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास मतलब विश्वास करने के लिए, ठीक है, रीजन टू बिलीव मतलब विश्वास करने के लिए कारण हो, ठीक है, इस इंक्वायरी और एग्जामिनेशन इस एक्ट के या फिर इस सेक्शन के अधीन अगर विश्वास करने का कारण उनको मिल जाए, दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड, मतलब क्या बोला है, अगर उनको बिलीव हो गया कि इंक्वायरी करने के टाइम कि आप मतलब इस एक्ट का दिन कुछ ऑफेंस हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ अपराध हुआ है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, सर्च एनी प्लेस एंड टेक पोजेशन ऑफ एनी मटेरियल और एनी प्लेन सेक्शन रजिस्टर अदर रिकॉर्ड्स अपॉर्टनिंग टू द माइन एंड the provision of the Code of Criminal Procedure 1973 shall, so far as may be applicable, apply to any search seizure made under this Act as to apply to any search or seizure made under the authority of warrant issued under
सेक्शन 19(4) ऑफ द कोड। मतलब वो क्या बोल रहा है, देखिए अगर उसको बिलीव हो गया चीफ इंस्पेक्टर को कि कोई अपराध हो रहा है, माइंस एक्ट के सेक्शन के अधीन कुछ अपराध हो रहा है इधर, तो उसके पास कैसा पावर आ जाएगा चीफ इंस्पेक्टर के पास या फिर इंस्पेक्टर के पास। जैसे कि हम मूवी में देखा होगा, कोई पुलिस आ गया किसी का घर सर्च करने के लिए, वो बोल देगा सर्च वारंट है आपके पास, नहीं है तो फिर आप सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, वो जो वही लिखा हुआ है, वारंट इशूड अंडर सेक्शन 19(4), जो वारंट इशू करते हैं किसी के नाम में भी वारंट अरेस्ट करने का, अरेस्ट वारंट इशू हो गया, ठीक है, जैसा भी हमारा होता है वही वाला पावर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अधीन चीफ इंस्पेक्टर भी मिल जाएगा, उसको भी मिल जाएगा ये पावर, तो वो भी सर्च कर सकता है। ठीक है, और वारंट वारंट जैसा वो काम करेगा, ये एक्ट में उसको पावर दिया गया है, ये उसका मतलब देखिए बहुत ही बड़ा पावर है। और ये जो लिखा हुआ है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स देख ले, अच्छा लगेगा थोड़ा पढ़ने के लिए। क्या है, द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में एग्जामिन एंड इंक्वायरी टू आंसर कंप्लायंस टू माइनिंग लॉज। ठीक है, इधर लिखा हुआ था एक्ट, रूल, रेगुलेशन, बायलॉज, ये सब पावर वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर वगैरह लागू हो रहा है कि नहीं, या फिर जो भी रेगुलेशन बना है सेंट्रल गवर्नमेंट वो सब लागू हो रहा है कि नहीं। तो एक ही लाइन में लिखा गया है माइनिंग लॉज, कैन एंटर एंड इंस्पेक्ट एनी माइन विथ असिस्टेंट एनी टाइम बाय डे और नाइट, कोई भी असिस्टेंट जो उसको एज ही थिंग्स फिट, मतलब जो भी सुटेबल लगेगा, सही लगेगा, वो असिस्टेंट लेके वो एग्जामिन एंड इंक्वायरी करेगा। कैन रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, उनको जो बंदा सही लगेगा उनका स्टेटमेंट भी वो ले सकता है, उसका पावर है। एक्सरसाइज अदर पावर्स कन्फर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रेगुलेशन या फिर जो भी एक्स्ट्रा पावर, ठीक है, जो भी दिया है उसको, वो उसको एक्सरसाइज कर सकता है माइंस में। लास्ट पॉइंट है कैन सर्च ए प्लेस एंड सीज डॉक्यूमेंट अपॉर्टनिंग टू द माइन आफ्टर फाउंड रीजन टू बिलीव, ठीक है, विश्वास करने का अगर कारण उनको मिल गया, ठीक है, अपॉर्टनिंग मतलब क्या है, रिलेटेड टू माइन, ठीक है, अपॉर्टनिंग मतलब है रिलेटेड, ठीक है, सीज डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द माइन आफ्टर फाउंड रीजन टू बिलीव एंड फॉलोइंग रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, वही सेम चीज लिखा हुआ है, इसको थोड़ा याद रखिए। 1973 ये है 2 ऑफ 1974। अभी क्वेश्चन करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव द अथॉरिटी टू द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर इफ ही हैज रीजन टू बिलीव as a result of any inspection, examination and or inquiry under this section that an offence under this act has been or is being committed, search any place and take possession of any material or any plan, section, register or other record appertaining to mine। ठीक है, ये जो बोल रहा है कि ये कहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द अथॉरिटी टू चीफ इंस्पेक्टर, मतलब चीफ इंस्पेक्टर को ये वाला पावर कौन दिया, ठीक है, माइंस एक्ट दिया, रूल दिया, रेगुलेशन दिया, ठीक है, एमबीटीआर दिया, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, और कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ है, माइंस एक्ट में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा ए, माइंस एक्ट। वन ऑफ द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर इज while conducting an inquiry he can order or compel any person to answer any question or make any statement tending tending to incriminate himself। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, while conducting inquiry he cannot order or compel any person to answer any question or make any statement tending to incriminate himself। देखिए इधर कैन है, इधर कैन नॉट है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस देखिए। फिर है while conducting an inquiry he can either compel or may not compel any person to answer any question, make any statement tending to incriminate himself depending on the gravity of the accident and situation। ठीक है, तो 3 नंबर तो नहीं होगा, ठीक है, अगर होगा या फिर नहीं होगा, तो हमने क्या पढ़ा था इधर, ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई खुद को दोषी पाने जैसा वो इंक्वायरी नहीं कर सकता है, कंपेल मतलब फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर इधर होगा बी, ही कैन नॉट ऑर्डर और कंपेल, ठीक है, वो उसको फोर्स नहीं कर सकता है, आंसर बी होगा। द चीफ इंस्पेक्टर एंड एनी इंस्पेक्टर में with a reason to believe that an offence under this act has been or is being committed, they can search or seize any material or evidence dash, ठीक है, आज पर वो कैसा, मैं क्या बोला था, सर्च वारंट, ठीक है, वो वाला याद आएगा आपको एग्जाम में। सर्च वारंट कैसा होता है, किसका दिन में होता है, सी ऑप्शन पढ़िए सब लोग।
आज पर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इधर ऑप्शन में होगा 1972, 1971। इसको याद रखिए, ठीक है। ये देखिए, आज पर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये क्या है? सिविल प्रोसीजर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे, ये कहाँ पे है, ये क्या होता है, ये सब बारे में हम बताएंगे। ये सब आप जब सब आप पूरा माइंड सेट पढ़ लेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजन लगेगा, तो ठीक से इसको याद रखिए। द प्रोविजन, आज पर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, आंसर होगा सी। The chief inspector or inspector may enter, inspect and examine any mine or any part thereof at any time by क्या day or night, by day or night. Such powers shall not exercise in a manner as unreasonably to dash the working any time। ठीक है, क्या बोला था? अनरीजनेबली ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, और क्या नहीं करेगा? इम्पीड नहीं करेगा। इधर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट है नहीं है, इम्पीड लेकिन है। इम्पीड का मतलब क्या बोला था मैं? डिले नहीं करेगा, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट मतलब काम को रोकेगा नहीं। तो इधर डे और नाइट, ये हो गया इम्पीड। इधर इम्पीड और ऑब्स्ट्रक्ट ऐसा लिखा भी होगा, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी फ्रेम कर सकता है, इसको थोड़ा याद रखिए, ये वाला वर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आंसर सही है। 62 है, देखते हैं। In relation to powers of chief inspector and any inspector under Mines Act, which of the following is true? ठीक है, make examination and inquiry to ascertain whether the provision of the act and the regulation, rules and bylaws made thereunder are observed in case of any mine। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। एंटर, इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन एनी मैनेजर एट एनी टाइम बाय डे और नाइट। क्या मैनेजर को इंस्पेक्ट करेगा? नहीं, माइन को करेगा, ठीक है। एग्जामिन इनटू एंड मेक इंक्वायरी रेस्पेक्टिंग द कंडीशन ऑफ एनी मिनरल एंड ऑल मैटर्स कनेक्टेड विथ और रिलेटिंग टू द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। क्या सिटीजन का करेगा? सिटीजन माइंस में आएंगे कहाँ से? और इधर मिनरल, एनी मिनरल का क्या, वो मिनरल का काम किसका है? डीजीएमएस का थोड़ी ना है, वो तो आईबीएम का है। वो एग्जामिन क्यों करेगा? तो इधर देखिए, इसी में लिखा हुआ है माइन नॉट मिनरल, मतलब मिनरल का जगह माइन होगा। ऑफ एनी माइन, एंड सिटीजन का मतलब क्या होगा? पर्सन एम्प्लॉयड इन माइंस। डी देखते हैं। एक्सरसाइज सच पावर्स आज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रेगुलेशन मेड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। ये तीन क्वेश्चन, तीन पूरा गलत है, ये ही सही है, ठीक है। अगर जिसका भी थोड़ा आईक्यू अच्छा होगा ना, ये तो ये पढ़े होगा, नहीं पढ़े होगा तो भी ये टिक करके आएगा ए। तो हमेशा क्वेश्चन को मतलब थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, पेशेंस रखना है, ताकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर हो एग्जाम में वो हमेशा सही ही हो। आंसर है ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 63, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, देख के छोड़ना नहीं है एग्जाम में। द चीफ इंस्पेक्टर and any inspector may, if he has reason to believe, as a result of any inspection, examine or inquiry under this section, that an offence under this act has been or is being committed, search any place and take possession of any material or any plan, section, register or other record appertaining to the mine, and the provision of the Code of Criminal Procedure 1973 shall so far as may be applicable apply to any search or seizure under this act, as they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of that code। Which section of Mines Act discussing this thing? तो बताइए ये कौन सा सेक्शन है माइंस एक्ट का? ठीक है, अभी तो हम पढ़े, तो इसीलिए बोलता हूँ पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है माइंस एक्ट का। कहीं से भी कोई भी लाइन या फिर कोई भी सब सेक्शन हो, कोई भी कैसा भी हो, वो उठा के इसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ से आया है माइंड सेट का। तो इसको भी पूरा अच्छे से माइंड सेट को अच्छे से रट्टा मारना है। रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी मारना पड़ेगा। समझा रहा हूँ, आप लोग समझ गए तो ठीक है। फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको मतलब डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक दो बार पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, बार बार वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, पूरा अच्छे से याद रह जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। अभी तो पढ़े सेक्शन 8, पावर ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर मेजर। क्या होता है स्पेशल ऑफिसर? मैं आपको बता देता हूँ। इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर हमेशा आके माइंस में सारा काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। वो कोई भी स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा सर्वे का काम हो गया, सर्वे का काम क्या इंस्पेक्टर आके खुद करेंगे माइंस में। अगर आप मतलब अब माइनिंग कर रहे हैं, लीज के बाहर चले गए, किसी और का लीज का कुछ और आप मतलब एक्सट्रैक्ट करके बेच दिए,
तो बीच बीच में उनको सर्वे करना पड़ता है। अभी तो ड्रोन सर्वे पूरा मैंडेटरी हो गया है सारा माइंस में, तो इसीलिए कोई स्पेशल ऑफिसर वो अपॉइंट करते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ड्यूली ऑथराइज इन हिज बिहाफ बाय ए स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर और ऑफ एन इंस्पेक्टर में फॉर द पर्पज ऑफ सर्वेइंग लेवलिंग मेजरिंग any mine or any output therefrom after giving not less than 3 days notice to manager of such mine enter the mine and may survey label or measure the mine or any part thereof or any output therefrom at any time by day or night। क्या बोल रहा है, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो स्पेशल ऑफिसर है वो क्या होना चाहिए, सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहिए। प्राइवेट वाला आप लाके इधर खड़ा नहीं कर सकते कि वो स्पेशल ऑफिसर करके है। ठीक है, उनको ऑर्डर कौन देगा, राइटिंग ऑर्डर कौन देगा, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर देंगे। ठीक है, तो उनका क्या पर्पज है माइंस में आने का, सर्वेइंग लेबलिंग और मेजरिंग एनी माइन। ठीक है, और वो आने से पहले क्या करेंगे, गिविंग आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 3 डेज नोटिस टू मैनेजर। वो आने से पहले 3 दिन के पहले नोटिस करेंगे मैनेजर को या फिर मेल करेंगे कि हम आ रहे हैं माइंस में। एंटर द माइन में सर्वे लेवल और मेजर बाय एनी टाइम बाय डे और नाइट इधर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी टाइम में आ सकते हैं, रात हो या दिन। समझ गए। प्रोवाइडेड दैट वेयर इन द ओपिनियन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर और ऑफ एन इंस्पेक्टर एन इमरजेंसी एग्जिट he may by order in writing authorize any such person to enter mine for any of the aforesaid purpose without giving any such notice। मतलब क्या बोला है, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर अगर कोई इमरजेंसी आ गया सडनली, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो बिना नोटिस दिए भी वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि वो आके माइंस में वही जो अफोरसेड पर्पज मतलब जो जो पर्पज बताया गया है सर्वेइंग मेजरिंग और लेबलिंग, उसके लिए वो विदाउट नोटिस आके माइंस में सर्वे लेबल और मेजर कर सकते हैं। यही लिखा गया है, ओनली कहाँ पे, जहाँ पे इमरजेंसी, जब इमरजेंसी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसका शॉर्ट नोट्स देखते हैं। ओनली बाय ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एट एनी टाइम बाय डे और नाइट। ठीक है, गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा और डे और नाइट कभी भी आ सकता है। ड्यूली ऑथराइज्ड बाय स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग बाय चीफ इंस्पेक्टर एंड और एन इंस्पेक्टर। ठीक है, ये दोनों में से कोई उसको ऑथराइज करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ सर्वेइंग लेबलिंग और मेजरिंग एट एनी माइन और एनी आउटपुट। ठीक है, कोई भी आउटपुट निकल रहा है जो भी माइंस का, ठीक है, उसका, और सर्वेइंग लेबलिंग और मेजरिंग कोई भी माइंस का करेगा। मिनिमम 3 डेज नोटिस टू द मैनेजर इज रिक्वायर्ड बट नो नोटिस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई भी आएगा तो 3 दिन पहले मैनेजर को नोटिस देगा, अगर इमरजेंसी है तो नोटिस नहीं चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं। Any person in the service of government duly authorized by a special order of chief inspector or inspector who may enter the mine for the purpose of surveying, labeling, measuring any mine or mine output after giving not less than dash days notice to the mines manager under normal circumstances। इधर इमरजेंसी नहीं बोला गया है, नॉर्मल बोला गया है, तो इसका आंसर होगा 3 डेज नोटिस। 3 डेज आंसर होगा बी। In section 8 of the Mines Act refers to the power of special officer authorized by, कौन ऑथराइज करेगा इसको बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, कभी नहीं। चीफ इंस्पेक्टर करेगा, कर सकता है। डीएमएस, ये भी इंस्पेक्टर एक है, ये भी कर सकता है, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर। बीसी करेगा या फिर ये बीसी करेगा, ये तो नहीं करेगा, बीसी हो सकता है। ठीक है, डीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। डी होगा आंसर, बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 66। When a chief inspector or an inspector wants the survey to be done during urgency in mind, they shall give a clear notice of dash days to the owner or agent or manager। ठीक है, वो बोला कि कितना दिन का नोटिस देंगे, अगर कोई अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी आया है तो वो चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर सर्वे करने के लिए कितना दिन का नोटिस देंगे। ठीक है, क्या होगा आंसर, किनको लगता है 3 डेज होगा, कंडीशन दिया गया है इधर अर्जेंसी का, इमरजेंसी का, तो क्या होगा, नो नोटिस नीड बाय गिवन। ठीक है, कोई भी नोटिस नहीं चाहिए देने के लिए इमरजेंसी के टाइम में। इसको अच्छे से याद रखिए।
आंसर डी सही है। सेक्शन 9, फैसिलिटीज टू बी अफोर्डेड टू चीफ इंस्पेक्टर। मतलब अगर चीफ इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर भी आएंगे माइंस में तो उनको क्या क्या फैसिलिटीज देंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। एवरी ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन shall afford the chief inspector and every inspector and every person authorized under section 8 all reasonable facilities for making any entry, inspection, survey, measurement, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट। तो इसका मतलब क्या है, एवरी ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ माइंड, मतलब ये ओनर ओ ए एम जो है, ओनर एजेंट और मैनेजर, जब माइंस में मतलब एंट्री, इंस्पेक्शन, सर्वे, मेजरमेंट, एग्जामिनेशन और इंक्वायरी जो भी होगा उसका फैसिलिटीज, ये सब करने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए या फिर जो भी हेल्प चाहिए वो चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सेक्शन 8 के अधीन जो हमारा ऑथराइज्ड पर्सन है उनके लिए वो जो भी फैसिलिटीज होगा वो अरेंज करेंगे। ठीक है, इधर ये लिखा गया है। एक क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं। एवरी डैश ऑफ ए माइन शैल अफोर्ड द चीफ इंस्पेक्टर एंड एवरी पर्सन ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 8 all reasonable facilities for making any entry, inspection, survey, measurement, examination और inquiry under this act। तो कौन कौन करेगा इधर, एवरी क्या है, ओ एम हम पढ़े थे, मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर। ये देखिए कहाँ पे मैनेजर है, ओनर है, पर्सन एम्प्लॉयड, एवरी पर्सन एम्प्लॉयड, वर्कमैन है और ओ एम है लास्ट में, तो आंसर ई होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 9A, फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे के लिए क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट, the chief inspector or an inspector or other officer authorized by him in writing in this behalf may at any time during the normal working hours, ठीक है, normal working hours इसको याद रखिए, of the mine or at any time by day or night as may be necessary undertake safety and occupational health survey in a mine after giving notice in writing to the manager of the mines, and the owner agent or manager of the mine shall afford all necessary facilities including facilities for the examination and testing of the plant and machinery, for the collection of samples and other data pertaining to survey, and for the transport and examination of any person employed in the mine chosen for the survey to such inspector or officer। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और जो ऑथराइज मतलब ऑथराइज्ड ऑफिसर, मतलब सेक्शन 8 में जिसका बात हो रहा था वही। ठीक है, अगर वो लोग चाहेंगे सेफ्टी और ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करने के लिए माइंस में, तो वो क्या करेंगे, आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू मैनेजर। ठीक है, मैनेजर को नोटिस देंगे लेकिन उनका सारा बंदोबस्त कौन करेगा, ओनर एजेंट और मैनेजर, अफोर्ड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ओनर एजेंट और मैनेजर, लेकिन नोटिस ओनली मैनेजर को दिया जाएगा। इधर देखिए मैनेजर लिखा हुआ है। ठीक है, और वो कब आ सकते हैं, ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स, जब माइंस में काम चल रहा हो, नॉर्मल वर्किंग आवर्स वो आ सकते हैं बाय एनी टाइम, नाइट शिफ्ट में आ सकते हैं, दिन में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, और इंक्लूडिंग और क्या क्या फैसिलिटीज है, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, मशीन का टेस्टिंग करेंगे कुछ भी कि ठीक से चल रहा है कि नहीं, सेफ्टी फीचर्स है कि नहीं। ठीक है, मतलब जो भी होता है उनका जो मेंटेनेंस होता है, ठीक है, मेंटेनेंस कर रहा है कि नहीं ठीक से, नहीं तो एक्सीडेंट होगा इसमें। और क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड अदर डाटा pertaining to survey and for the transport and examination of any person। कोई भी आदमी का अगर बोलेंगे कि इसका हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करेंगे, मतलब उसका हेल्थ कैसा है क्या है उसका सब कुछ अगर मतलब चेक करना चाहेंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट एंड एग्जामिनेशन, उसको ट्रांसपोर्ट मतलब उसके लिए गाड़ी प्रोवाइड किया जाएगा कि कुछ भी होगा वो सब ओनर एजेंट एंड मैनेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन who is chosen for examination in any safety and occupational health survey under subsection 1। ये है subsection 1, ये है ऊपर वाला। ठीक है, एवरी पर्सन, जो भी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन, एवरी पर्सन सबसेक्शन 1 के चलते हेल्थ सर्वे, जिसका भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे होगा, ही शैल प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर सच एग्जामिनेशन एट such places as may be necessary and shall furnish all information regarding his work and health in connection with the said survey। ठीक है, जो भी उसको पूछा जाएगा उसका जब सर्वे होगा या फिर एग्जामिनेशन के टाइम में, तो वो जो आदमी है वो खुद को प्रेजेंट करेगा उधर। ठीक है, और जो भी पूछा जाएगा उसका आंसर देगा।
ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर का पॉइंट है, द टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन हु इज चूजन फॉर एग्जामिनेशन इन द सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे shall be counted towards his working time, so however that any overtime shall be paid at ordinary rate of wages। ठीक है, वो बोल रहा है कि जैसे कि कोई आदमी ज्यादा टाइम कर लिया तो माइंस में उसको हम ओवर टाइम देते हैं, जैसे कि डबल सैलरी देते हैं। तो ये बोल रहा है अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए गया, अगर किसी का ए शिफ्ट है और चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर आके पहुंच गए, ए शिफ्ट कब होता है 6 से 2 बजे तक, आके पहुंच गए 1 बजे, ठीक है, और उसको बुला लिया, ये तुम चलो तुम्हारा होगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे होगा तुम्हारा, अभी तुम चलो एग्जामिनेशन के लिए। तो फिर क्या होगा कि वो तो 2 बजे उसका छुट्टी होने वाला था, लेकिन वो तो रुकेगा 5 बजे तक एटलीस्ट रुकेगा, जितना टाइम भी लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा टाइम वो ड्यूटी किया है उसको वो काउंट होगा वर्किंग टाइम के हिसाब से और उसको ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, ओवर टाइम शैल बी पेड एट ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या है ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ओवर टाइम डबल नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस के हिसाब से मिलेगा। ये देखते हैं क्या है, इसके थोड़ा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। Occupational health survey can be done by chief inspector or an inspector or other authorized officer at any time during the normal working hour of the mine or at any time by day or night as may be necessary। ये भी हम पढ़े। आफ्टर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू द मैनेजर ऑफ द माइन, मैनेजर को नोटिस देगा और ओएम क्या करेगा, प्रोवाइड ऑल नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। पर्सन टू बी चूजन फॉर सच सर्वे नीड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एंड फर्निश द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी पर्सन को चूज करेंगे वो खुद मतलब प्रेजेंट करेगा खुद को उनके सामने और फर्निश रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो उनको देगा। ये बता रहा है अभी, ये जो ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस है उसका क्या है, उसका एक्सपेंशन कर रहा है। ये देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस मींस द बेसिक वेजेस प्लस एनी डियरनेस अलाउंस, जिसको हम डीए बोलते हैं। ठीक है, उसका वो होता है बेसिक का कुछ परसेंटेज होता है डियरनेस अलाउंस, एंड अंडरग्राउंड अलाउंस, जो खदान मतलब अंडरग्राउंड खदान में जाते हैं उनको एक अंडरग्राउंड अलाउंस करके एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। एंड कंपेंसेशन इन केस इंक्लूडिंग सच कंपेंसेशन, अगर कुछ होगा कंपनसेशन, किसी किसी सैलरी स्लिप में बहुत कुछ लिखा होता है। ठीक है, इफ एनी एक्वायरिंग थ्रू द फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन एंड एडिबल ऑयल्स एज पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ए माइन फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, फूड ग्रेन और एडिबल ऑयल के लिए भी पहले जब ये माइंस एक्ट बना 1952 में, ठीक है, तब ये सब उधर लिखा गया था। तब माइंस में खाना पीना का बंदोबस्त भी था, मतलब खाने के लिए भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा अलाउंस वगैरह दे रहे थे। अभी जैसे किसी किसी माइंस में आप देखे होंगे यूनिफॉर्म अलाउंस होता है, एचआरए होता है। ठीक है, ऐसा फूड ग्रेन का भी अलाउंस था तब, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। बट डज नॉट इंक्लूड ए बोनस। ठीक है, अदर देन ए बोनस गिवन एज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन। ये क्या लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड ए बोनस, मतलब बोनस इंक्लूड किया नहीं जाएगा, परंतु इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंसेंटिव को इधर इंक्लूड किया जाएगा ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस में। ठीक है, और क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड ए बोनस or any compensation occurring through the provision of amenities such as free housing, free supply of coal, medical and educational facilities, sickness allowance, supply of kerosene oil, basket, tools and uniforms। ठीक है, तो उसी दिन के लिए ये सब इंक्लूड नहीं रहेगा। जो कुछ दूसरा बोनस है, ठीक है, ये हो गया दशहरा बोनस। ठीक है, ये सब बोनस जो भी रहता है दूसरा दूसरा, तो वो सब इसमें अलाउड नहीं रहेगा। और ये सब जो फ्री हाउसिंग, कोल, मेडिकल, एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये सब भी उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ठीक है, जो रेड कलर का मार्क किया हुआ है वो सब एक्सक्लूडेड है, तो उसको थोड़ा ध्यान से याद रखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। एनी पर्सन who on examination under subsection 2 is found medically unfit to discharge the duty which he was discharging in a mine immediately before such presentation shall be entitled to undergo medical treatment at the cost of owner, agent and manager with full wages during the period of such treatment। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन हु ऑन एग्जामिनेशन, जो सबसेक्शन 2 हम पहले पढ़े इसके पिछले, कि वो एग्जामिनेशन के लिए फर्निश करेगा वो मतलब सारा इन्फॉर्मेशन और खुद को प्रेजेंट करेगा। अगर वो मेडिकली अनफिट पाया गया, मतलब जैसे कि हमारा मेडिकली फिट के लिए जो भी होता है वो कुछ कुछ जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस जैसा हो गया, मेडिकल अनफिट हो गया, कुछ भी हो गया, थोड़ा वीकनेस हो गया कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी आ गया, तो अगर वो मेडिकली अनफिट पाया जाता है टू डिस्चार्ज द ड्यूटी, वो जो भी काम करा था, ठीक है, डिस्चार्ज मतलब परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म द ड्यूटी मतलब वो जो पहले जो काम करा था उसके लिए अगर वो मेडिकल अनफिट पाया जाता है
व्हिच ही वाज डिस्चार्जिंग इन ए माइन इमीडिएटली बिफोर। अगर वो पिछले माइंस में जो पहले जो माइंस में काम करा था इमीडिएटली, ठीक है, और वही अगर करने के लिए वो अनफिट है, सच प्रेजेंटेशन शाल एंटाइटल अंडरगो मेडिकल ट्रीटमेंट एट कॉस्ट ऑफ ओनर एजेंट एंड मैनेजर। तो ओनर एजेंट और मैनेजर के पैसे में वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेगा, ठीक है, एंड मैनेजर विथ फुल वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट का कॉस्ट ओनर एजेंट एंड मैनेजर देंगे और उसको फुल वेजेस भी देंगे, उसका जो भी सैलरी है उसको फुल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका शॉर्ट नोट्स। टाइम स्पेंड बाय ए पर्सन फॉर एग्जामिनेशन विल बी काउंटेड एज नॉर्मल वर्किंग आवर एंड बी पेड वेजेस और ओवर टाइम एट द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ठीक है। वही ये जो था 3 नंबर का पॉइंट था। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस इंक्लूड्स बेसिक वेजेस, एनी डियरनेस अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, compensation इन कैश इंक्लूडिंग compensation थ्रू द फ्री इशू ऑफ फूड ग्रेन एंड एडिबल ऑयल्स, ठीक है। कैश में भी कंपनसेशन है, उसको भी ऐड किया गया है। बट डज नॉट इंक्लूड ए बोनस अदर देन ए बोनस गिवन एज इंसेंटिव फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन इंसेंटिव ऐड होगा, बट क्या क्या नहीं होगा, डज नॉट इंक्लूड ए बोनस, दूसरा कोई बोनस होगा तो ऐड नहीं होगा। एनी कंपनसेशन एक्वायरिंग थ्रू द प्रोविजन ऑफ एमिनिटीज सच एज फ्री हाउसिंग, फ्री सप्लाई कोल, मेडिकल एजुकेशनल फैसिलिटीज, सिकनेस अलाउंस, सप्लाई ऑफ केरोसिन ऑयल, बास्केट, टूल एंड यूनिफॉर्म्स, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिए। बार बार मतलब शॉर्ट नोट्स करके पढ़ाने का मेरा यही मोटिव है कि 1-2 बार आप देख लेंगे ये चीज को पूरा दिमाग में याद रह जाएगा। जिसका भी थोड़ा मतलब लग रहा है कि फास्ट है वो थोड़ा स्लो कर सकता है या फिर पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको अच्छे से याद रखिए या फिर नोट कर लीजिए। जैसा कि शॉर्ट नोट्स को आप एक नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे तो एग्जाम में टाइम में प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि ये वीडियोस वगैरह हो गया कि बुक से हो गया, प्रैक्टिस करने में एग्जाम के जस्ट 3-4 दिन या फिर 5 दिन पहले जब आप रिविजन करते हो तब आपको दिक्कत होने वाला है। तो इसीलिए बोलता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। इफ आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब वो जो बंदा है उसको ओनर एजेंट मैनेजर मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिए, फिर क्या बोल रहा है देखिए। इफ आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 4 इज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अनफिट हो गया टू डिस्चार्ज द ड्यूटी, मतलब वो उसका ड्यूटी करने के लिए थोड़ा तो रिकवर हुआ लेकिन पूरा रिकवर नहीं हुआ, फिर भी उसको मतलब जो भी चीफ इंस्पेक्टर है उसको अनफिट बोल दिए, ठीक है। व्हिच ही वाज डिस्चार्जिंग इन ए माइन इमीडिएटली बिफोर, जो कि मतलब थोड़ा समय पहले वो उसका जो ड्यूटी कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, इमीडिएटली कुछ दिन पहले ही कर रहा था, ठीक है। absenting himself from the said examination and such unfitness is directly describable to his employment in the mine. Before such presentation the owner agent and manager shall provide such person with an alternative employment in the mine for which he is medically fit। तो इधर क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट लेने के बाद वो बंदा, ठीक है, फिर से अनफिट हो गया, ठीक है। बिफोर absenting himself from the said examination, मतलब उसका जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद से उसका ट्रीटमेंट चालू होगा तो वो छुट्टी में रहेगा, लेकिन उसको क्या फुल वेजेस मिलेगा, यही लिखा गया था, वही लिखा गया बिफोर एब्सेंटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द सेड एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन के द्वारा कहेगा, मतलब जैसे कि एग्जामिनेशन बोल दिया कि तुमको एब्सेंट लेना है और काम नहीं करना है, ओनर एजेंट एंड मैनेजर आपको पैसा फुल पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सच अनफिटनेस इज डायरेक्टली डिस्क्राइबेबल टू हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन बिफोर सच प्रेजेंटेशन। तो ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेंगे, उसके लिए अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो दूसरा काम हो गया। अगर एक बंदा था जो कि लोडिंग कर रहा था, वो लोडिंग नहीं कर पाएगा अभी, उसका अभी हाथ में आ गया ऐसा कुछ, मतलब हड्डी का कुछ दिक्कत आ गया, वो भी लोडिंग नहीं कर सकता, तो उसको क्या करेंगे, सुपरवाइजिंग का काम दे देंगे। वो ट्रिप लिखेगा कितना ट्रिप लोड हुआ, ठीक है, खाता कलम पकड़ा देंगे, वो उधर खड़ा होकर लिखेगा या फिर बैठ के लिखेगा, कुछ छोटा मोटा काम दे देंगे, अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो कि वो कर सकता है जिसके लिए वो मेडिकली फिट हो। फिर देखिए, प्रोवाइडेड दैट वेयर नो सच अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज इमीडिएटली अवेलेबल, अगर कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उसके मतलब ओनर एजेंट मैनेजर के पास अवेलेबल नहीं है, सच पर्सन शैल बी पेड बाय ओनर एजेंट मैनेजर डिजेबिलिटी अलाउंस डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रेट्स ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। तो अगर कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, ओएम उसको डिजेबिलिटी अलाउंस देंगे, ठीक है। ये याद रखिए डिजेबिलिटी अलाउंस, ये वर्ड डिजेबिलिटी अलाउंस कैसे देंगे, ये अलाउंस कैसा मतलब कैसा तय होगा, इधर लिखा गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच पर्सन डिसाइड टू लीव एम्प्लॉयमेंट इन द माइन
ही शैल बी पेड बाय ओनर एजेंट एंड मैनेजर ए लमसम अमाउंट, ठीक है, बाय द वे ऑफ डिसेबिलिटी कंपेंसेशन। ये बोल रहा है इधर देखिए, अगर कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है ओनर एजेंट मैनेजर के पास तो वो डिसेबिलिटी अलाउंस देंगे। अगर पर्सन डिसाइड कर रहा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट छोड़ दूंगा, मैं अनफिट हूँ तो मैं काम नहीं करूंगा, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दूंगा, तो ओनर एजेंट मैनेजर उसको एक लंप सम अमाउंट देंगे डिसेबिलिटी कंपनसेशन के तौर पर। तो लंप सम अमाउंट मतलब कुछ भी, जैसे बीआरएस जैसा देते हैं, ऐसा ही सोच लीजिए, कुछ ज्यादा मतलब जितना भी और उसका दिन है उसको कैलकुलेट करके कुछ पैसा दे देंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, वो जो भी उसको पैसा दिया जाएगा, डिसेबिलिटी अलाउंस हो डिसेबिलिटी कंपनसेशन हो, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट होगा, इधर देखिए क्या लिखा है, द रेट्स अंडर द प्रोविजन इन सबसेक्शन 5 शैल बी डिटरमाइंड हैविंग regards to the monthly wages of employee and the nature of disabilities and other related factors। ये तीन चीज को लेके उसका डिजेबिलिटी अलाउंस और डिजेबिलिटी कंपेंसेशन ये कैलकुलेट होगा। ये देखिए सब सेक्शन 5 में, ये 5 में क्या लिखा गया है, 5 में क्या लिखा गया है, यही दोनों चीज तो लिखा गया है। तो उसका रेट्स, द रेट्स अंडर दिस प्रोविजन कैसे डिसाइड होगा, मंथली वेजेस ऑफ एम्प्लॉय, द नेचर ऑफ डिजेबिलिटी एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स। शॉर्ट नोट्स देखेंगे इसका। इफ ए पर्सन इज फाउंड मेडिकली अनफिट, ठीक है, इसका बात ही चल रहा है जो पर्सन अनफिट है। इफ ए पर्सन इज फाउंड मेडिकली अनफिट टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज which he was discharging in a mine immediately before, such presentation shall be entitled to undergo medical treatment at cost of owner agent and manager with full wages during the period of such treatment। ठीक है, ओनर एजेंट और मैनेजर के पैसा में फुल वेजेस, उसको फुल सैलरी भी मिलेगा और उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। If after the medical treatment the person is declared medically unfit, then OM to provide alternate employment। अगर फिर भी वो मेडिकल अनफिट हो गया तो उसको ओनर एजेंट मैनेजर अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देंगे। अगर कोई अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इधर अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ नो अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल देन ओएम क्या करेंगे, उसको डिजेबिलिटी अलाउंस देंगे। अगर वो बंदा खुद बोल रहा है, डिसाइड कर रहा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट छोड़ दूंगा, ठीक है, इफ पर्सन डिसाइड टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट इन द माइन देन ओएम क्या करेंगे, ए लमसम अमाउंट बाय द वे ऑफ डिजेबिलिटी कंपेंसेशन, उसको डिजेबिलिटी कंपेंसेशन देंगे। तो मतलब एक लमसम मतलब क्या है, बड़ा अमाउंट देंगे उसको, एज पर रेट डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट, ये कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। द रेट्स विल बी डिटरमाइंड हैविंग रिगार्ड टू मंथली वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय, द नेचर ऑफ डिजेबिलिटीज एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, इसको याद रखिए, गवर्नमेंट ये तीन चीज को देखकर उसको डिसाइड करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। क्वेश्चन देखेंगे, द टाइम स्पेंड बाय एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन ए माइन who is chosen for examination in the safety and occupational health survey shall be counted towards his working time and any overtime shall be paid at। ओवरटाइम उसको कैसे मिलेगा, ओवरटाइम कैसे मिलता है, माइंस में डबल मिलता है, डबल कहीं पे लिख, मतलब ये देखिए ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ये सब मत लिख देना है, अपना माइंस में काम करने में एक्स्ट्रा टाइम अगर डबल मिल रहा है तो इधर डबल मिलेगा करके कोई ऐसा मतलब लिखा गया नहीं है इधर, वो क्या होगा, नॉर्मल ही रहेगा, ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस ही होगा आंसर, आंसर सी। कंफ्यूजन नहीं होना है और तुक्का नहीं लगाना है, जो पढ़े हो वही आंसर करना है। ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस क्या है, उसका मीन्स देखिए हम क्या क्या पढ़े थे, मैं पहले बोलता हूँ फिर ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक वेजेस रहेगा, डियरनेस अलाउंस रहेगा, कुछ कंपेंसेशन रहेगा और प्रोडक्शन इंसेंटिव ऐड रहेगा, बाकी अदर बोनसेस नहीं रहेगा, और जो किरोसिन ऑयल, बास्केट, टूल, ये सब नहीं रहेगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे बेसिक वेजेस प्लस एनी डियरनेस अलाउंस एंड ऑल बोनसेस। ऑल बोनसेस है ये तो नहीं होगा, बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस बट नॉट एनी टाइप ऑफ बोनसेस, ये तो प्रोडक्शन बोनस तो रहेगा, ये नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक वेजेस प्लस एनी डियरनेस अलाउंस प्लस एनी इंसेंटिव बट नो बोनस, ठीक है, प्रोडक्शन इंसेंटिव रहेगा बट नो बोनस, ये लगता है ये सही आंसर है। बेसिक वेजेस बट नो डियरनेस अलाउंस ऐसा तो नहीं है, बेसिक वेजेस प्लस एनी डियरनेस अलाउंस प्लस डिसेबिलिटी अलाउंस ये तो नहीं है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। Question number 70. Any person who, on examination under occupational health survey, is found medically unfit to discharge the duty shall be entitled to undergo medical treatment at the cost of dash with full wages during the period of such treatment। कौन पैसा देगा फुल वेजेस, उसको कौन पैसा देगा, ट्रीटमेंट के लिए भी कौन पैसा देगा, ओएम देगा, ओनर एजेंट और मैनेजर। तो देखते हैं इधर, ओनर है, एजेंट है, मैनेजर है, डी में क्या है, बोथ ए एंड बी है, ए बी ओनर एजेंट, ए ई में है ऑल द अबव, तो सारा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑल द अबव होगा, आंसर होगा ई, सही है। क्वेश्चन नंबर 71।
Any person who on examination under occupational health survey is found medically unfit even after the medical treatment and such unfitness is directly ascribable to his employment in the mine, then OM shall provide such person with dash in the mine for who which he is medically fit. तो ओनर एजेंट क्या करेगा? ठीक है, आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, मैं पहले क्या बताया फिर से बोल देता हूँ। अगर कोई पर्सन, ठीक है, मेडिकली अनफिट होता है, कब होता है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे जब करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर या फिर सेक्शन 8 में जो गवर्नमेंट ऑफिसर आया होगा, अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करेंगे, अगर वो मेडिकल अनफिट आता है तो क्या करेगा? वो उसको फुल वेजेस मिलेगा, ओएम उसको ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा देगा। ठीक है, ट्रीटमेंट होने के बाद भी अनफिट हो गया तो क्या होगा? कुछ तो और हो नहीं सकता, तो ओएम क्या करेगा? ओएम उसको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट देगा। इधर ये जो आंसर होगा ये अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट आंसर ये होगा। ठीक है, अगर अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है ओनर एजेंट और मैनेजर के पास, क्या होगा? फिर वो उसको डिजेबिलिटी अलाउंस देगा। अगर बंदा बोलता है मैं खुद चला जाऊंगा, मेरे को और काम नहीं करना है, उसको लॉम्प सम अमाउंट का डिजेबिलिटी कंपनसेशन देगा। इसको पूरा दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन मतलब श्योर शॉट आने वाला है। आंसर ई होगा इसका। Any person who is found medically unfit while undergoing medical treatment, the percentage of wages to be paid during treatment period is, तो ये क्या होगा? ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है, ठीक है, एग्जाम में, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िए। एनी पर्सन हु इज फाउंड मेडिकली अनफिट while undergoing medical treatment, the percentage of wages to be paid during treatment period, क्या लिखा गया था? कैसा वेजेस मिलेगा? फुल वेजेस मिलेगा। फुल मतलब क्या है? 50% है क्या? परसेंटेज लिखा हुआ है मतलब 100% ही मिलेगा। ये देखिए, ये सब आंसर नहीं होगा, सी डी, ये आंसर ही करेक्ट होगा। आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73, इफ ए पर्सन इज डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट एंड द ओनर एजेंट मैनेजर शैल प्रोवाइड सच पर्सन विथ एन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इन द माइन प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, irrespective of cause of unfitness he shall be on rolls for the past 1 year at least, ये सब तो नहीं पढ़ा। such unfitness is directly attributable to his employment in like mine for which he is medically fit, ठीक है, ये सी ऑप्शन हम पढ़ा था अभी, यही होगा। ठीक है, जो काम के लिए वो मेडिकली फिट होगा वो ऐसा एम्प्लॉयमेंट उसको मिलेगा। ठीक है, आंसर सी इज करेक्ट। देखिए, मतलब कोई भी सबसेक्शन को भी आधा आधा करके ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, और एक बात इधर याद रखिए, ऐसा अगर कहीं पे भी पूछ लिया तो सबसे जो बड़ा आंसर होगा ना वो होगा उसका आंसर। ठीक है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मतलब 100% श्योर नहीं है, लेकिन जिसको कुछ याद नहीं आ रहा है, अगर लास्ट में ही तुक्का लगाना चाहते हो तो देख लेना, सबसे जो बड़ा आंसर होगा वही उसका आंसर है, इसको थोड़ा याद रखिए। The time spent by a person chosen for examination in occupational health survey as per section 9A of Mines Act shall be counted towards his dash। अगर कोई पर्सन occupational health सर्वे के लिए चूज किया गया है, ठीक है, आज पर सेक्शन 9A, ठीक है, तो काउंटेड टुवर्ड्स हिज आफ्टर वर्किंग आवर्स, पीरियड ऑफ रेस्ट, बिफोर वर्किंग आवर्स, नॉन ऑफ दिस, तो वर्किंग आवर्स से काउंट किया जाएगा। अभी तो बोला था अगर ए शिफ्ट के बाद मतलब बंदा रह गया तो उसको वर्किंग आवर्स में काउंट किया जाएगा और उसको जो पैसा भी मिलेगा। आंसर बी राइट आंसर। There is a provision under the Mines Act in which dash is to be paid by the OM to any person who has been found unfit to discharge his duty after occupational health survey and there is no alternative employment available for him। अगर OM के पास alternative employment नहीं है तो वो क्या करेगा? डिजेबिलिटी अलाउंस देगा। ठीक है, इधर कंपेंसेशन गलती से भी मार मत देना। ठीक है, डिजेबिलिटी अलाउंस है उसका आंसर। आंसर बी इज करेक्ट। There is a provision under the Mines Act in which dash is to be paid by the OM to any person who decide to leave the employment। अगर कोई पर्सन डिसाइड कर रहा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट छोड़ दूंगा, मैं मेडिकली अनफिट हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को नौकरी छोड़ देना है, मैं घर पे जाकर बैठूंगा, रेस्ट करूंगा। ठीक है, उसको क्या मिलेगा? लम्प सम अमाउंट ऑफ डिजेबिलिटी कंपेंसेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, डिजेबिलिटी कंपेंसेशन। आंसर होगा सी राइट आंसर। अब ये देखेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है? सिक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। तो क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है, कौन कर रहा है और उसको कैसे सिक्रेसी मेंटेन करेंगे और किस किस को हम देने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।
ऑल कॉपीज ऑफ एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रजिस्टर और अदर रिकॉर्ड्स अपरटेनिंग टू एनी माइन, ठीक है। अपरटेनिंग मतलब क्या है, रिलेटेड, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड रिलेटेड टू एनी माइन एंड ऑल अदर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर और एन इंस्पेक्टर और बाय एनी वन असिस्टिंग हिम, ठीक है। अगर कोई भी होगा मतलब चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या फिर कोई उसका असिस्टेंट होगा, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ the inspection or survey of any mine under this act or acquired by any person authorized under section 8 or section 9A in the exercise of duties thereunder। सेक्शन 8 के अंदर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आया या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करने के लिए कोई ऑफिसर आया, ठीक है। उसका मतलब उसके अंडर में कोई भी कॉपीज, कोई भी रजिस्टर, कोई भी रिकॉर्ड या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर माइन से निकला हुआ है, ठीक है, शाल बी रिगार्डेड एज कॉन्फिडेंशियल, तो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल माना जाएगा। एंड शाल नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी पर्सन और अथॉरिटी, कोई भी पर्सन या फिर अथॉरिटी या फिर सोशल मीडिया में ऐसा पब्लिश नहीं कर देंगे कि इस माइंस का ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। किसको रखना है, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कोई असिस्टेंट उनका, सेक्शन 8 के जो आया है अंडर में आया है गवर्नमेंट ऑफिसर, या फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे करने के लिए जो आया है ऑफिसर, ठीक है, ये लोग। Unless the chief inspector or the inspector consider disclosure necessary to ensure the health, safety or welfare of any person employed in the mine or any other mine adjacent thereof। तो क्या बोल रहा है, अगर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर कंसिडर करेंगे कि डिस्क्लोजर करना है, नेसेसरी मतलब डिस्क्लोजर इज नेसेसरी, मतलब बताना बहुत ही नेसेसरी है। क्यों नेसेसरी है कि सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर के ऑफ एनी पर्सन एम्प्लॉयड, जो भी काम कर रहे हैं पास में। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, माइंस में एक आदमी को कोरोना वायरस हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना वायरस जल्दी से स्प्रेड करेगा, उसके बाद जो भी काम करेगा, कैंटीन में जो भी खाएगा, ठीक है, उसके साथ स्प्रेड करेगा। तब जाके ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बता सकते हैं कि ये माइंस में एक बंदा को कोरोना हो गया है, तो उसको क्वारंटाइन कर रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं। तो जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है, बाकी जो भी एम्प्लॉयड है उसके साथ जो भी काम कर रहे हैं, तो वो लोग सतर्क रहेंगे, ठीक है। और पास वाले जो माइंस है उसमें भी वो स्प्रेड हो सकता है। अगर माइंस मतलब 2 माइंस पूरा आसपास में है तो उधर भी स्प्रेड हो सकता है, तो उधर भी वो बता सकते हैं कि ऐसा वायरस आया है, तो आप लोग सतर्क हो जाए। तो ऐसा कुछ कंडीशन आएगा, ये एग्जाम्पल था, ऐसा कुछ कंडीशन आएगा तो वो कंसिडर कर सकते हैं कि डिस्कस करने के लिए हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के रिलेटेड पर्सन का, ठीक है। नथिंग इन सबसेक्शन 1 शाल अप्लाई टू डिस्क्लोजर ऑफ एनी सच इंफॉर्मेशन इफ सो रिक्वायर्ड टू। मतलब ये बोला है कि अगर मतलब कहीं पे रिक्वायरमेंट है ये बात डिस्क्लोजर करने के लिए, तो वो कहाँ कहाँ पे है ये नीचे लिखा हुआ है। बाकी ये नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1, जैसे सबसेक्शन 1 में बताया गया है, ठीक है। नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू, सबसेक्शन 1 में क्या बताया गया है कि किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन इधर सबसेक्शन 1 इधर एप्लीकेबल नहीं है। नथिंग, नथिंग दे दिया है, मतलब इज नॉट एप्लीकेबल टू डिस्क्लोजर ऑफ एनी सच इन्फॉर्मेशन इफ सो रिक्वायर्ड टू। अगर ये सब लोगों को ए बी सी डी से लेकर जी तक ये जो नीचे दिया गया है, ये अगर ये लोगों को रिक्वायरमेंट है तो वो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 1 इधर लागू नहीं होगा, यही लिखा गया है। कहाँ कहाँ पे देख लेते हैं, एनी कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में चाहिए होगा इन्फॉर्मेशन, तो वो मतलब उसको बता सकते हैं कोर्ट को। ए कमिटी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 और सेक्शन 24, ठीक है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या होता है, कमिटी क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे। अगर किसी कमिटी का किसी मेंबर को चाहिए या फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब चल रहा है, ठीक है, सेक्शन 24 के अंडर में, तो अगर उसी टाइम में भी चाहिए तो इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। एन ऑफिशियल सुपरवाइजर और द ओनर एजेंट मैनेजर ऑफ द कंसर्न माइन, ओएम को उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन है ओनर एजेंट मैनेजर को दिया जाएगा। ओनर माइंस में नहीं है, एजेंट और मैनेजर माइंस चला रहे, तो ओनर अगर इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो उसको मिलेगा, ठीक है। कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन अपॉइंटेड अंडर द वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923, इसका जो कमिश्नर होगा, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, आईबीएम का जो कंट्रोलर है उनको भी ये मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। एनी रजिस्टर और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है, मतलब पास में जो भी यूनियन है, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है, ओनली रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, ऐसे गांव में बना दिया यूनियन तो उसको नहीं दिया जाएगा। ओनली जो रजिस्टर्ड यूनियन है उनको इसका इन्फॉर्मेशन जो उसका यूनियन लीडर है उसको दिया जाएगा। सच अदर ऑफिसर अथॉरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एज में बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उधर मतलब कुछ मतलब ये सच अदर ऑफिसर मतलब क्या है, जो भी अदर ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको स्पेसिफाई किया है कि इसको दिया जाएगा,
तो उसको भी मिलेगा। ठीक है, ये सब याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर पॉइंट देखेंगे। If the chief inspector or an inspector or any other person referred to in subsection 1 discloses contrary to the provision of this section any such information as aforesaid without the consent of the central government, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो ये क्या बोल रहा है, सबसेक्शन 1 में जो बोला गया है, ठीक है, अगर चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और एनी अदर पर्सन, कौन कौन है, जो 5 लोग बताया मैं, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सेक्शन 8, सेक्शन 9A और उसका कुछ कोई असिस्टेंट होगा, अगर कोई भी डिस्क्लोज करता है, ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कंसेंट, ठीक है, मतलब परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की सम्मति के बिना इस सेक्शन के अपोजिट डिस्क्लोज करेगा तो चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या फिर वो जो भी हो, ठीक है, उसको कारावास से दंडनीय किया जाएगा। मतलब क्या है, इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या है, कारावास मतलब जेल, वो जेल जा सकता है अगर वो डिस्क्लोज करता है कोई भी बात को जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो उसको जेल होगा या फिर फाइन होगा या फिर दोनों बोथ होगा। तो इधर जो लिखा हुआ है कंट्रारी, इसका मतलब क्या है, कंट्रारी टू द प्रोविजन मतलब अपोजिट टू द प्रोविजन। ये प्रोविजन क्या है, सेक्शन सब सेक्शन 1 में, मतलब किसी को ये बात बताना नहीं है, अगर उसका कोई अपोजिट में आके काम कर रहा है तो उसको जेल होगा, फाइन लग सकता है या फिर दोनों लग सकता है। तो 4 नंबर का सबसेक्शन देखेंगे। नो कोर्ट शैल प्रोसीड टू द ट्रायल ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी भी अपराध का विचार नहीं करेगा, ये लिखा गया है इधर। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन करते हैं तब जाके वो कोर्ट प्रोसीड कर सकता है। शॉर्ट नोट्स देखेंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स सीज्ड विल बी कंसिडर्ड कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कैन बी डिस्क्लोज्ड ओनली आफ्टर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर कंसिडरेशन ऑफ हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन। ठीक है, अगर ये है तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। हाउएवर इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी प्रोवाइडेड टू एनी कोर्ट को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, कमिटी ऑफ इंक्वायरी, कमिटी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एन ऑफिशियल सुपीरियर और ऑनर एजेंट मैनेजर, कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, the controller of Indian Bureau of Mines, any registered or recognized trade union, such other officer। ठीक है, if information illegally disclosed then punishable with imprisonment for a term extending up to 1 year or with fine or with both। ठीक है, trial of any offence under this section can be initiated by any court only after previous sanction of the central government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्व मंजूरी बिना कोई भी न्यायालय इसके अधीन कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। क्वेश्चन देखते हैं 77। If the chief inspector or an inspector or any authorized officer under section 8 of the act discloses any confidential information related to any mine contrary to the provision of the act without the consent of central government, he shall be punishable with फाइन होगा, इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर होगा। ठीक है, आइदर ए और बी या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ होगा, ये अभी हम पढ़े थे, बोथ फाइन एंड जेल दोनों हो सकता है। लिखा है सी में लिखा गया है आइदर ए और बी। ठीक है, आइदर ए, आइदर बी या फिर बोथ, तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर सी और डी। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा इसको ये होगा सी और डी, मतलब ई आंसर करेक्ट होगा इधर। ये देखिए ई आंसर करेक्ट है। The Workmen's Compensation Act was enacted in कितना है 1923, आंसर नंबर बी। Any registers information record or its part appertaining to any mine acquired by a chief inspector or an inspector or by any authorized person under section 8 9A of the Mines Act shall be regarded as confidential and shall not be disclosed to anyone except any court of law, any committee or court of inquiry under the Mines Act, honor agent manager of the mine concerned, commissioner of workmen, controller and register trade union, all of the above। ठीक है, क्या लिखा गया, act shall be regarded as confidential and shall not be disclosed to anyone except, तो except ये all of the above होगा क्योंकि ये सब लोग को तो
प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आंसर ई सही है। ऑल कॉपीज एक्सट्रैक्ट्स from register or other records information appertaining to any mine acquired by chief inspector or inspector in course of inspection or survey of any mine under the act shall be regarded as confidential and shall not be disclosed in any case। किसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे यही पूछ रहा है। द कमिटी और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनको तो करेंगे। ए कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट इसको भी करेंगे। एनी रजिस्टर और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन इसको भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, एनी कोर्ट लिखा गया था, इधर सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, इसको भी करेंगे। नॉन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये आंसर होगा। नॉन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये सबको तो करेंगे, इसको छोड़कर और कुछ दिया होगा तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 11 सर्टिफाइंग सर्जन्स। चैप्टर का नाम ही वही था, इंस्पेक्टर एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स। तो अब हम देखेंगे सर्टिफाइंग सर्जन कौन है। पहला पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू बी सर्टिफाइंग सर्जन्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट विद इन सच लोकल लिमिट्स और फॉर सच माइन और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ माइंस एज इट में असाइन टू देम रेस्पेक्टिवली। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अपॉइंट कर सकता है किसको, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है, जो कि डॉक्टर सर हमारा बैठते हैं डिस्पेंसरी में माइंस का, वही क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। मैं एग्जांपल के तौर पर बोल दिया, लेकिन जो सेक्शन 2 और डेफिनेशन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, द मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अधीन जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइंग सर्जन बना सकते हैं। कहाँ पे, विद इन सच लोकल लिमिट्स, ये लोकेलिटी मतलब ये माइंस के लिए वो सर्टिफाइंग सर्जन है, या फिर क्लास ऑफ माइंस के लिए सर्टिफाइंग सर्जन है, ऐसा वो बना सकते हैं। कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। ठीक है, 2 नंबर पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन आज द सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट टू इम्पोज। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रहा है कि मतलब ये सही होगा, क्या सही होगा, ठीक है, इधर रुक जाएंगे, इधर नेक्स्ट देखिए, ए सर्टिफाइंग सर्जन में with the approval of central government authorize any qualified medical practitioner to exercise all or any of his power under this act for such period। देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर मतलब ए सर्टिफाइंग सर्जन विथ अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेकर, ठीक है, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को उसका सम पावर या फिर ऑल पावर वो उसको दे सकता है। अगर ये करेगा, कब करेगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ठीक समझे कि हाँ ठीक है अभी इधर कोई डॉक्टर वगैरह नहीं है तो इसको ही हम अभी सर्टिफाइंग सर्जन बना देते हैं, इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ऐसा बना देते हैं, ऐसा अगर सोचेगा। लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा सर्टिफाइंग सर्जन को, जो भी होगा, अगर वो उसका रिटायरमेंट हो रहा है तो वो नेक्स्ट जिसको भी बनाएगा, ऐसा भी कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो वो नेक्स्ट जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसको उसका पावर थोड़ा मतलब हैंड ओवर दे सकता है। कब तक देगा, जब तक कि सच पीरियड आज द सर्टिफाइंग सर्जन में स्पेसिफाई। ठीक है, अगर कहीं छुट्टी पे जा रहा है लिख देगा कि 10 दिन के लिए ये सर्टिफाइंग सर्जन है। ठीक है, एंड रेफरेंसेस टू ए सर्टिफाइंग सर्जन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रेफरेंसेस टू एनी क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर व्हेन ऑथराइज्ड। ठीक है, ये रेफरेंस करेगा, ठीक है, कंसीडर किया जाएगा उसको, ऐसा लिखा गया है। 3 नंबर पॉइंट, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू बी और ऑथराइज टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन्स और have been so appointed or authorized continue to exercise such powers। ठीक है, who is or becomes the owner agent or manager of a mine। कोई भी व्यक्ति सर्टिफाइंग सर्जन नहीं होगा जो कि ओनर एजेंट और मैनेजर होगा किसी माइंस का, अगर होगा तो क्या होगा, घोटाला करेगा। इस माइंस में कुछ मतलब बीमारी आ गया तो उसको छुपा देगा, ऐसा करेगा, तो इसीलिए कोई भी नहीं होगा। और बिकम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड देयर इन। ठीक है, अगर उसका भी कोई इंटरेस्ट होगा, उसका भाई का माइंस है, बड़ा माइंस है, उसका बीबी का नाम पर माइंस है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात बोल रहा है, ये तो पढ़े थे पहले। और इन एनी प्रोसेस और बिजनेस कैरिड ऑन देयर इन और एनी पैटेंट और मशीनरी कनेक्टेड देयर विथ और इज अदरवाइज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए माइन। कोई भी एम्प्लॉय होगा या फिर कोई मशीनरी होगा, कुछ भी होगा उसका रिलेटेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसमें इंटरेस्ट होगा माइंस में, माइनिंग एक्टिविटीज में, माइनिंग मशीनरीज में, तो उसको हम नहीं बोलेंगे सर्टिफाइंग सर्जन, नहीं बनेंगे। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड, उसका अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, ड्यूटीज है। 4 नंबर पॉइंट में देखते हैं, द सर्टिफाइंग सर्जन शैल कैरी आउट सच ड्यूटीज आज में बी प्रेस्क्राइब्ड इन कनेक्शन विथ। सर्टिफाइंग सर्जन क्या क्या करेगा, क्या क्या मतलब ड्यूटीज उसका प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है, द एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्सन एंगेज इन ए माइन इन सच डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस आज में बी प्रेस्क्राइब।
ठीक है, जो जो डेंजरस ऑक्यूपेशन है, ठीक है, उधर जो भी काम, जो भी आदमी सब पर्सन लोग मतलब काम कर रहे हैं, वर्कर लोग काम कर रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन करेगा। ठीक है, डेंजरस प्रोसेस मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई केमिकल के अंडर में काम कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई हाईली नॉइज वाला एरिया में काम कर रहा है, उसका कान खराब हो सकता है। धीरे धीरे वो देखेगा कि तीन चार लोगों माइंस में आए, माइंस से एक डिपार्टमेंट से तीन चार लोग आए हैं, जैसे प्लांट्स आए हैं, और उधर हाईली नॉइज के लिए उनका कान थोड़ा थोड़ा मतलब काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, ऐसा एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, वो जैसे भी डेंजरस ऑक्यूपेशन जो भी होगा उसको एग्जामिन करेगा। द एक्सरसाइज ऑफ मेडि द एक्सरसाइज ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन आज में भी प्रेस्क्राइब और एनी माइन और क्लास ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ माइंस वेयर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज ऑफ सच मेडिकल सुपरविजन आज में भी प्रेस्क्राइब। ठीक है, जो भी प्रेस्क्राइब किया होगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसको देंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया होगा कौन सा क्लास के माइंस के लिए क्या क्या देखना है, ये देखिए सब पॉइंट में है, सब पॉइंट में है। केसेस ऑफ इलनेस हैव अकर्ड व्हिच इज रीजनेबल टू बिलीव आर ड्यू टू द नेचर ऑफ एनी प्रोसेस कैरिड ऑन और अदर कंडीशन ऑफ वर्क प्रिवेलिंग इन द माइंड। प्रिवेलिंग मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन इन द माइंड। ठीक है, मतलब किसी माइंस में अगर कोई भी ऐसा काम चल रहा है जो मतलब ऐसा ऐसा नेचर ऑफ काम चल रहा है जिसके लिए सारे आदमी लोग इलनेस हो रहा है या फिर सारे आदमी का तबीयत खराब हो रहा है, तो उसको भी वो बार बार मतलब एग्जामिन करेगा, या फिर उसको सर्टिफाइंग सर्जन का वही काम है, उसको देखना उसका काम है। ठीक है, बाकी जो ओमिटेड है वो ओमिटेड हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे या फिर शॉर्ट नोट्स देखेंगे। शॉर्ट नोट्स है, टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टिफाइंग सर्जन को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। फॉर सच माइन और क्लास ऑफ माइन आ जाते हैं। ठीक है, कोई मतलब कुछ माइंस के लिए करेगा या फिर एक माइंस के लिए। सर्टिफाइंग सर्जन कैन डेलीगेट इट्स सम पावर्स टू क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेके उसका कुछ पावर हैंड ओवर दे सकता है। पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन विल सीज इफ ही बिकम्स ओएम ऑफ ए माइन और एक्वायर्ड इंटरेस्ट इन एनी माइन, मतलब अगर ऑनरेजन मैनेजर होगा किसी माइंस का, या फिर किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी माइनिंग एक्टिविटीज में ऐसा मतलब इंटरेस्ट रखा होगा। ठीक है, तो वो सर्टिफाइंग सर्जन नहीं हो सकता। द सर्टिफाइंग सर्जन टू कैरी आउट सच ड्यूटीज इन कनेक्शन विद द एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन ए माइन इन प्रेस्क्राइब डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेसेस। ये देखिए, इन प्रेस्क्राइब मतलब ये कहाँ पे प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है, वो देखिए एक्ट एक्ट ऐसा है कि उसमें मतलब थोड़ा मतलब गहरी बातें लिखा हुआ होता है, लेकिन सारा डिस्क्राइब नहीं किया होता है। ये आगे लिखा गया होगा कहीं मतलब डेंजरस ऑक्यूपेशन क्या है क्या नहीं, सर्कुलर में आ सकता है, एनएससी में आ सकता है, लेकिन नहीं तो रूल रेगुलेशन में आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। जो भी प्रिस्क्राइब डेंजरस ऑक्यूपेशन जो भी है और जो भी डेंजरस प्रोसेसेस है, उसको सब वो पर्सन जो भी काम कर रहा है उधर उसको एग्जामिन करेगा। मेडिकल सुपरविजन ऑफ एनी माइन और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ माइंस वेयर केसेस ऑफ इलनेस हैव occurred arising ड्यू टू द प्रोसेस और कंडीशन ऑफ प्रिवेलिंग इन माइंड। अगर कोई भी माइंस में केसेस ऑफ इलनेस मतलब अराइज हो रहे हैं, मतलब पता चल रहा है कि नहीं इसको ऐसा बीमारी हो गया, उसको भी हो गया, उसको भी हो गया, क्यों हो रहा है ऐसा, जैसे कि दो तीन माइंस के आदमी आदमी लोग को टाइफाइड हो गया, एक साथ टाइफाइड हो गया, तीन चार पाँच छः 10 लोगों का एक साथ टाइफाइड हो गया, क्यों हो गया, उसका जाके टेस्ट करेगा, देखेगा कि क्यों हो रहा है, उसका पानी खराब है, उसका खाने का चीज खराब है, मतलब हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब कुछ भी देख सकता है। ठीक है, ऐसा ही काम है उसका सब। क्वेश्चन देखेंगे, सर्टिफाइंग सर्जन मीन्स ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंट टू बी सर्टिफाइंग सर्जन अंडर डैश ऑफ माइंस एक्ट। ठीक है, ये सेक्शन क्या है, सेक्शन 11 है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82, फॉर द पर्पज अंडर द माइंस एक्ट द सर्टिफाइंग सर्जन आर क्वालिफाइड डैश एंड अपॉइंटेड बाय डैश। अपॉइंटेड बाय कौन होता है, सर्टिफाइंग सर्जन, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। अपॉइंटेड बाय, ठीक है, सर्जन आर क्वालिफाइड डैश, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। और कौन होगा, मतलब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो चीफ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देने के बाद वो सर्टिफाइंग सर्जन बनेगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर सेंट्रल गवर्नमेंट, ये माइनिंग प्रैक्टिशनर देखिए लिखा हुआ है, कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं, आंसर सी होगा। 83, which of the following includes the duties of certifying surgeons as may be prescribed under the Mines Act। इनमें से कौन सा मतलब सर्टिफाइंग सर्जन का ड्यूटी है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन माइन डेंजरस ऑक्यूपेशन और प्रोसेस। ठीक है, ये तो है। एक्सरसाइजिंग मेडिकल सुपरविजन ऑफ एनी माइन और क्लास ऑफ माइंस वेयर इट इज बिलीव दैट द केस ऑफ इलनेस हैव occurred ड्यू टू एनी प्रोसेस ऑफ वर्किंग कंडीशन इन माइन। ठीक है, ये भी है। इंक्वायरिंग इनटू एक्सीडेंट मैटर्स रेफर टू इट बाय द चीफ इंस्पेक्टर, ये तो है ही नहीं। ठीक है, डी है बोथ ए एंड बी, ए एंड बी सही है, ऑल द अबव नहीं होगा, तो डी आंसर सही होगा, आंसर डी इज राइट।
The certifying surgeon shall examine the person sent for examination as mentioned on the act and prepare the dash certificate and deliver the same to the dash concert. ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आया है रूल से। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन का माइन रूल हम जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेली हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, एज एंड फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रिपेयर करेगा एंड मैनेजर ऑफ द माइंस को देगा। अगर कोई एग्जामिनेशन के लिए आया है तो वो क्या क्या करेगा क्या नहीं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे रूल में। ठीक है, अभी फिलहाल इसका आंसर हम याद रखते हैं, एज एंड फिटनेस सर्टिफिकेट करेगा और मैनेजर को देगा। When there exists any mine which operation involve any risk or of injury to the health of any person or class of person therein, the chief inspector can request the following person to furnishing a report after study. किसको बोलेगा चीफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाने के लिए? अगर सारे लोग का कुछ तबियत खराब हो रहा है, सर्टिफाइंग सर्जन को ऑब्वियसली बोलेगा, डी आंसर होगा, ये भी रूल में है। ठीक है, इसको भी हम आगे देखेंगे। ये कुछ नोट्स है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है हम जो चैप्टर 2 में पढ़े वो आप बार बार गूगल में सर्च मत करिए और कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है, डिक्शनरी देखने का जरूरत नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, आपको थोड़ा हेल्प होगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। तो वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट सेक्शन आने में थोड़ा मतलब चैप्टर 2 आने में थोड़ा लेट हो गया, और मैं जल्दी ट्राई करूँगा सारा चैप्टर कवर करने के लिए। एंड एमसीक्यू बहुत ही हेल्पफुल है, जो भी दिया गया है सारे जगह से कलेक्ट करके या फिर कुछ बना के भी फ्रेम करके एमसीक्यू दिया गया है, जैसे कि आपका नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज हो पाए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए वीडियो को, जब भी कुछ टाइम मिले तो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मतलब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा आपको जैसे नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल।